सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी से। छोटी सी कहानी है हमारे पास एक लड़के के बारे में जिसका नाम है अनिल। और इनकी एक टीचर हैं, इसका नाम है मिसेस राव। अब होता क्या है, मिसेस राव को कुछ काम से जाना पड़ता है बाहर, क्लास के बाहर। प्रिंसिपल इन्हें बीच में बुला लेते हैं। तो प्रिंसिपल मैम अनिल को बोलती है कि ओके अनिल, माइंड द क्लास। तो मैम चली जाती हैं, मिस्टर मॉनिटर क्लास को माइंड कराते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, मतलब इसी क्लास का, जिसका नाम है सुरेश। तो अनिल सुरेश को धमकाता है कि मैं तुम्हारा नाम टीचर को बता दूंगा। लेकिन सुरेश पूछता है कि मैं अनिल पूछता है मैंने किया ही क्या है। तो इस पूरे वाक्य में क्या होता है, जब ये प्रिंसिपल टीचर वापस लौट करके आती है तो ये इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देता है कि मैम ये बच्चा बातें कर रहा था और मैम उसको पनिश करती हैं। ठीक है, अभी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस आपसे पूछेंगे इस बारे में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर पहला वाक्य, पहली कहानी हमारी इसके ऊपर बेस्ड है। इसको मैंने कहानी नंबर 1 की तरीके से मार्क किया है। दूसरी कहानी की बात कर लेते हैं। दूसरी कहानी में क्या होता है, कुछ यहाँ पर आपको गर्ल्स दिख रही होंगी और कुछ बॉयज हैं। तो गर्ल्स वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल और बॉयज वांटेड टू प्ले क्रिकेट, बट वो एक ही गेम खेल सकते हैं। तो ये दोनों अपना मैटर लेकर के जाते हैं प्रिंसिपल के पास या टीचर के पास अपनी। तो टीचर कहता है ओके वी विल रेज आवर हैंड्स कि कौन से बच्चे क्या खेलना चाहेंगे। ऑफ कोर्स क्लास में बॉयज की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स की स्ट्रेंथ। तो ज़्यादा नंबर ऑफ हैंड्स किसके रेज होते हैं, बॉयज के। तो बॉयज यहाँ पर वोटिंग जीत जाते हैं और गर्ल्स यहाँ पर वोटिंग हार जाती हैं। ये हुआ सेकेंड एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड एग्जाम्पल पे। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल पे इनका नाम है शबनम। इनका एक एग्जाम है, बट इनको 2 टॉपिक्स बचे हैं रिवाइज करने के लिए। बट टीवी पे इनका फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है। ओके, तो अब ये शबनम क्या करती है कि सोचती है कि या तो मैं पढ़ाई कर लूँ या तो मैं टीवी का फेवरेट प्रोग्राम देख लूँ। बट इसे ऐसा फील होता है अगर मॉम और डैड मिलके टीवी का प्रोग्राम देखेंगे तो शायद ये भी अपने आप को ना रोक पाए और पढ़ाई ना कर पाए। तो यहाँ से शबनम आती है और शबनम इनसे कहती है कि प्लीज स्विच ऑफ द टीवीज। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, टीवी को बंद कर देते हैं और प्रोग्राम नहीं देखते हैं, जस्ट बिकॉज शबनम का एग्जाम होता है एंड शी वॉन्टेड टू स्टडी। तो आपने तीनों कहानियां देखी, तीनों कहानियां सुनी और तीनों कहानियां समझी। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? यस, एनी वन ऑफ यू प्लीज। आकांक्षा मैम, गीता मैम, ज्योति मैम, कृति मैम, अंजलि मैम, आप लेट आए हो थोड़ा सा। एनी वन ऑफ यू। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने अपने आप को अनम्यूट किया है। यस, आई हैव अनम्यूटेड माई सेल्फ। यस, एनी वन वॉन्ट टू आंसर एनीथिंग कि क्या प्रॉब्लम है, किस चीज की डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? यस, एनीथिंग एल्स? तो कैसे कर, ओके, गर्ल्स और बॉयज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम समझ सकते हैं। आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन की कमी है, प्रॉपर रूल्स नहीं बने हुए किसी भी चीज के लिए। मॉनिटर कौन बनेगा, मॉनिटर के पास कितनी पावर होनी चाहिए, हमें नहीं पता। या इसके एग्जाम की वजह से पेरेंट्स अपनी टीवी का सेक्रीफाइस क्यों करें? तो यहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन की कमी थोड़ी सी नजर आई होगी। तो अब हम देख लेते हैं एक अच्छी सी चीज को। तो इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट डू यू थिंक इज द सोल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ कोर्स यही है कि हमें इसके, प्लीज मैम म्यूट योरसेल्फ, हूसोएवर इज ऑन, प्लीज। ओके, अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा वो हमें भी पता चलेगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, देखो 15 अगस्त आ रही है, इंडिपेंडेंस डे है हमारा, देश के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर ये समस्या पूरे देश में हो तो हमें क्या करना होगा? पूरे देश में अगर ऐसी समस्याएं आएंगी तो कैसे काम चलेगा? तो ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए किसी भी देश को या किसी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने के लिए। तो ऐसे रूल्स जो देश को चलाने के लिए काम आते हैं उसका नाम है हमारे पास, यस ऑफ कोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन। सबने ये टर्म सुना होगा, सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, सबको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। बट आज हम बहुत जल्दी से, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही है किसी भी देश को चलाने के लिए
या किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए जो सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश को जरूरत थी एक कॉन्स्टिट्यूशन की देश को चलाने के लिए। तो उसी टाइम पे एक कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका नाम है, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनका नाम पूरा नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, इनके अंडर एक कमेटी रन हुई थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। इस कमेटी के बारे में पता चलता है कि इस कमेटी को लगभग 3 साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। टू बी स्पेसिफिक 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। पूरे पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में या इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। और बहुत सारे लोग भी थे, बहुत सारी मेहनत लगी है। विदेशों का कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है, मतलब सब जगह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, वहां से आइडियाज लिए और अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। उसके बाद एक और बात इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे बड़ा संविधान अगर किसी देश का है दुनिया में तो दैट इज इंडिया का। ये हमने 26 नवंबर, याद रखना इट्स नॉट 26 जनवरी, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था और 26 जनवरी 1950 जिसको आप आज भी रिपब्लिक डे के नाम से जानते हो, इस दिन हमने इसको इंटैक्ट किया था, इस दिन हमने इसको लागू किया था। बन गया था नवंबर में, लागू किया जनवरी में। इसके पीछे भी कहानी है, कहानी हम जरूर सुनेंगे, लेकिन आज नहीं, फिर कभी और, कि ऐसा क्यों होता है। तो अब हमें एक पता होना चाहिए, हर चीज का एक प्रीफेस होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक इंट्रोडक्शन है जिसका नाम है प्रीएम्बल। आप सब जानते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है या फिर प्रीफेस है उसे हम कहते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हिंदी में हम इसको बोलेंगे प्रस्तावना, और कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं संविधान। तो हमारे आज हमें जो पढ़ना है, हमारा टॉपिक है, वो है हमारे देश की प्रस्तावना या फिर हमारे देश का प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक प्रीएम्बल रखना चाहता हूं, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। ये जो प्रीएम्बल है ये 1950 1950 में बना हुआ प्रीएम्बल है। और ये जो प्रीएम्बल है ये आज की डेट का प्रीएम्बल है, जो आप देख सकते हो उस पे पीछे वाटर मार्क लगा हुआ है एनसीईआरटी का। तो ये एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया प्रीएम्बल है। आपको इसमें डिफरेंस बिटवीन बताना है। ये देखो, आपको क्या करना है, इसमें बताना है डिफरेंस बिटवीन, कि इस प्रीएम्बल में और इस प्रीएम्बल में क्या डिफरेंस है। मैं आपके सामने स्क्रीन रख रहा हूं, अपने आप जूम इन करो, जूम आउट करो, एंड आई एम गिविंग यू only and only 30 seconds to figure out the difference between both of these preamble. Color, shape, size पे मत जाइएगा please. I am giving you 30 seconds. Your time starts now. So sorry. Ma'am, you can zoom in like this from your screen. ओके ओके ओके, दिस इज द फर्स्ट। अच्छा ठीक है, मैं आपको फर्स्ट वन पहले दिखा देता हूं, इसको ध्यान से पढ़ना, ये और इंटरेस्टिंग हो जाएगा हमारे लिए। फर्स्ट वन है, इसको पढ़ लीजिए आप आराम से विद इन 10 to 15 seconds, या मैं आपके लिए पढ़ भी सकता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign democratic republic and secular to all its citizens, justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote amongst all of them fraternity, assuring the dignity of the individual and unity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt and enact and give ourselves this Constitution. 1950 का संविधान है ये। अब आ जाते हैं हम आज के संविधान पे, यानी 2020 का संविधान भी कह सकते हो इसको। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। आपने पुराना वाला पढ़ चुका है और नया वाला पढ़ चुका है। नया वाला आप खुद पढ़ सकते हैं और आपको मुझे बताना है दोनों में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस है भी या नहीं है क्या। मैंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए दोनों स्लाइड्स लगा दी हैं। ओके, आई थिंक द टाइम्स अप। तो गीता मैम, कोई डिफरेंस नजर आया दोनों
प्रियम्बल में आपको, या सेम ही है? शा, शाबाश, मुझे आपसे ही उम्मीद थी। आकांक्षा मैम? आकांक्षा मैम हमें नहीं सुन पा रही हैं। ओके, अंजलि मैम? शाबाश मैम, हमें आपसे भी यही उम्मीद थी। अंजलि मैम? सेम ही है। हाँ देखो, यहाँ पर भी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये देखिए, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हाँ जी मैम। अरे मैं आपको, हाँ जी, यस कृति मैम। नहीं नहीं, वो तो एक ही बार देखने को था, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अरे ये डब्ल्यू है, ये देखो ये डब्ल्यू इतना बड़ा बनाया है, वी के बाद ये छोटा सा ई लिखा हुआ है। ये कौन बताया, प्लीज नाम बताइए अपना मैम। अरे नहीं, छोड़िए। अब वर्ड्स गायब नहीं है। एग्जैक्टली। मैम, थैंक यू सो मच। तो ये दोनों प्रेम्बल आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। अब मैं आपको बताता हूँ, ये प्रेम्बल हिंदी में है। आकांक्षा मैम, स्पेशली आपके लिए डाउनलोड किया गया है, तो इसको मैम पढ़ के जरूर सुनाएंगी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसमें परिवर्तन क्या थे। ये SSI, सुपर सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर, याद रख लेना ये वर्ड, SSI। प्लीज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आप यूपीएससी का पेपर उठा लेना या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर उठा लेना, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो भी ऑन है। आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा लेना, ऐसा कोई एग्जाम पेपर नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक के ऊपर सवाल नहीं उठा होगा। इसीलिए मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज कराई आपके लिए। SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर, और ये एस नहीं है, ये आई है, आई, इंटीग्रिटी, ये तीन नए वर्ड जोड़े गए थे अकॉर्डिंग टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब मैं आपको दिखाता हूं डिफरेंस। इसमें आपको कहीं पर भी सोशलिस्ट नहीं मिलेगा, सोशलिस्ट, ना इसमें कहीं सेकुलर मिलेगा और ना कहीं यहां पर यूनिटी है, बट इंटीग्रिटी नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए इस प्रियम्बल में, ये रहा सोशलिस्ट, ये रहा सेक्युलर, और तीसरा वर्ड ये रहा इंटीग्रिटी। ये तीन नए वर्ड ऐड किए गए थे इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल आता है कब ऐड किए थे? 1976 में, आप लोगों के और मेरे पैदा होने से पहले। और इन तीन वर्ड्स को ऐड किया गया था कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसीलिए इस लाइन को मैंने इतनी अच्छी तरीके से यहां पे मेंशन किया, ट्रिक बनाई है। SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, दोनों प्रियम्बल में केवल और केवल यही डिफरेंस है जो आपको नहीं मिला। अब आप आराम से, जब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, आप उसको देखिएगा। एंड दिस इज द हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको दिखा भी सकता हूं, लेट मी, आई हैव टू डू समथिंग। आप इसी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ओके, डन। यहां पर ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की ये वाला पार्ट मैंने छुपा दिया था ताकि आपको दिखाई ना दे। दिस वॉज वेरी मच प्लान्ड। बाय कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, और यहां पर लिखा है यूनिटी ऑफ द नेशन, जहां पे स्टार बने होंगे। यानी यूनिटी के साथ क्या ऐड किया गया है? इंटीग्रिटी। और सोशलिस्ट के साथ, ये सोवरेन रिपब्लिक के साथ क्या ऐड किया है? सोशलिस्ट और सेक्युलर। क्या आप इस डिफरेंस को समझ पाए या नहीं समझ पाए? प्लीज लेट मी नो, प्लीज, ऑल ऑफ यू। पुराने संविधान में और नए संविधान में, यानी पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में और नए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बस इतना ही अंतर है कि नए वाले में तीन वर्ड एक्स्ट्रा हैं, और वो तीन वर्ड हैं SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर
और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड है, आपको याद करने के लिए बोलूंगा तो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब हम कोई भी चेंज करते हैं तो उसको अमेंडमेंट एक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो ये 42वां अमेंडमेंट एक्ट था, यानी इससे पहले 41 और चेंजेस हो चुके थे, और ये हुआ था 1976 में। इतना आराम से इसीलिए बताया है क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसके ऊपर सवाल ना आए। एक ही बार चेंज हुआ है 1976 में प्रियम्बल, उसके बाद प्रियम्बल कभी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये हिंदी का प्रियम्बल है, ये आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, और आप लोग चाहो तो मैं आपके लिए पढ़ के सुना सकता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक द्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। पता नहीं और क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत डिफिकल्ट हिंदी है, मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ी है, प्लीज पढ़ लीजिएगा इसको, बहुत अच्छा है ये। और जब कभी हम IAS PCS का एग्जाम देते हैं तो जो लोग सेलेक्ट होके जाते हैं उनको यही संविधान की प्रियम्बल की यही कसम खिलाई जाती है, कोई अलग से चीज नहीं आती है। तो ये सब हमने पढ़ लिया, अब हमें जरूरी है एक एक वर्ड को जान लेना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक एक वर्ड, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ सुनना है और समझना है। पहला वर्ड आता है सोवरेन, कि वी आर सोवरेन कंट्री। सोवरेन का मतलब होता है नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर और इंडिपेंडेंट, हम किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते हैं। इससे पहले हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे, तब हम सोवरेन नहीं थे, अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो नाउ वी आर सोवरेन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन? यस, प्लीज लेट मी नो। ओके, दूसरा आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट ये वही वर्ड है जो बाद में ऐड किया गया है, देखो जरा क्या कहना चाहता है। तो ऑफ कोर्स इनके बारे में लिखा है, द टर्म सोशलिस्ट हैज बीन इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। पता है? अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप सोशलिस्ट को गूगल पे डालोगे तो वहां पर वो इसकी हिंदी दिखाएगा, और हिंदी होती है समाजवाद, समाजवादी। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन की बात करो तो प्रियम्बल में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। दो द वर्स्ट सोशलिज्म हैज नो डेफिनेट मीनिंग इन जर्नल, कोई इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन समाजवाद मतलब एक तरीके से अगर हम इसको समझना चाहें तो समाजवाद का मतलब होता है हम लोग सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो वैसे इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट समाजवाद का इसका मतलब होता है समाजवादी, यानी कि जो समाज के लिए काम करेगा। तीसरा है सेक्युलर। सेक्युलर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, सर्वधर्म संपन्न। हम किसी भी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है, ना हम हिंदुइज्म से कनेक्टेड है, ना हम मुस्लिम से कनेक्टेड है, ना हम क्रिश्चियनिटी से कनेक्टेड है, ना हम सिखिज्म से कनेक्टेड है, ना हम किसी और धर्म से कनेक्टेड है, जैनिज्म बुद्धिज्म किसी से कनेक्टेड नहीं है, हम सभी धर्मों में मानते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऑफ कोर्स, अब कहने के लिए क्या ही बताया जाए, राम मंदिर बन रहा है, नो मोर कमेंट्स ऑन दैट। तो बट यस, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी आर सेक्युलर, तो हम यहाँ पर किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म से कनेक्टेड नहीं है, यानी हम सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। चौथा है डेमोक्रेटिक। आई डोंट थिंक सो इस वर्ड को मुझे आपको समझाने की जरूरत होगी। डेमोक्रेटिक मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज बीइंग सेलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। बचपन से पढ़ते आए उस डेफिनेशन को, तो यानी कि हम सबके पास इक्वल राइट्स हैं, हम सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, हम सब डेमोक्रेटिक हैं। अब आ जाते हैं अगले वर्ड्स पे, इसमें और कौन कौन से वर्ड आएंगे। रिपब्लिक आप जानते ही होंगे, गणतंत्र, जैसे हमारा खुद का अपना कानून है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वी आर रिपब्लिक ऑल्सो। उसके बाद जो वर्ड आता है जस्टिस। जस्टिस मतलब, जस्टिस अभी बहुत चल रहा है ये वर्ड, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, यानी सबको न्याय मिलेगा। न्याय कैसा मिलेगा? सोशल, सोसाइटी से कोई न्याय होगा वो मिलेगा। इकोनॉमिकल, पैसों से लेकर कोई बात होगी तो न्याय मिलेगा। पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स में कोई बात होगी तो हमें उससे भी न्याय मिलेगा। तो जस्टिस भी हमारे प्रियम्बल में है। उसके बाद आते हैं लिबर्टी के ऊपर। लिबर्टी मतलब हमें अपने थॉट्स को, फ्रीडम को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी है।
थॉट्स को, एक्सप्रेशन को, बिलीफ को, फेथ को, वर्शिप को, हम किसी भी धर्म को अपना मान सकते हैं, बना सकते हैं, उसकी हमें लिबर्टी मिली है, यानी हमें फ्रीडम मिली हुई है उसकी। इक्वालिटी, इक्वालिटी को आप जानते ही होगे, ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कोई एग्जाम निकला है सीटेट का एग्जाम कि आप लोग नहीं भर सकते, मैं भर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल है, सबके लिए चीजें बराबर हैं। अब ऑफ कोर्स आप यहाँ पर कमेंट कर दोगे, सर जिस बच्चे ने बीएड नहीं किया वो सीटेट नहीं भर सकता। यस मैम, बिल्कुल नहीं भर सकता। वो उसके लिए इक्वालिटी की बात नहीं है, वो बात आ जाती है हमारे पास उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जो उसके लिए क्वालिफाइड होगा वही उसको भर सकता है। तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम भी प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ेंगे। ऑफ कोर्स लड़िए, कोई नहीं रोकने वाला आपको। तो इक्वालिटी है वैसे सबके लिए। फर्टिनिटी की बात करते हैं। फर्टिनिटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड की फीलिंग हमारे अंदर है और हम लोग मिलजुल कर एक यूनिटी और इंटीग्रिटी, अपने देश की इंटीग्रिटी को और यूनाइट करके बचा के रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिनिटी के बारे में बताया गया है। और लास्ट के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान असेंबली में, ऑन दिस 26th डे यानी 26 तारीख ऑफ नवंबर यानी 11 1949। इतनी बात जिसको इंग्लिश में लिखा है वो पूरा हम डेट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 26/11/1949 को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं। ये है हमारा पूरा का पूरा प्रियम्बल। 3 नए वर्ड जो ऐड हुए वो भी यहां पर हमने मेंशन कर दिए और हमने बता दिया हम इसको ले लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, जिसको हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर प्लीज मैं रॉन्ग हूं तो मुझे बता दीजिएगा। संविधान और प्रस्तावना, तो ये हमारा पूरा प्रियम्बल है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले,